एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफिक विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। ये आपको समीकरणों के युग्म दिए गए हैं, यानी कि समीकरणों के जोड़े आपको यहाँ पे दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि इनका हल यानी कि इनका जो x और y का जो मान है वो ग्राफिक विधि से निकालिए और उनकी प्रकृति भी बताइए कि उनकी प्रकृति कैसी होगी। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये समझा है कि यदि कोई दो रैखिक समीकरण हैं, यानी कि अगर कोई दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 है और कोई दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c1 और ये c2 बराबर 0 हो, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि जो अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के, तो इस कंडीशन में आप एक चीज़ तो जानते हैं कि अगर ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर तीनों बराबर हैं तो जो समीकरणें होंगी वो संगत होंगी कि असंगत होंगी। देखिए आपको मैंने बताया था कि जब तीनों बराबर हों तो उस कंडीशन में वो क्या होंगी, संगत होंगी, ये आप जानते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा जो सेकंड नंबर था कि यदि तीनों के अनुपात जो हैं वो अगर अलग अलग हों, यानी कि इस तरह से a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी कि अगर समीकरणों के जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान अगर इस तरह से दिए गए हों तो उस कंडीशन में भी उसके जो हल होंगे वो क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन जो आपको मैंने बताई थी कि उसमें यदि a1 a2 इक्वल टू b1 b2 ये तो बराबर हो, लेकिन जो c है वो बराबर ना हो, c1 c2 जो है वो बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में जो समीकरणों का युग्म होगा वो कहलाता है असंगत। वो क्या कहलाता है, असंगत। तो ये चीज़ तो आप जानते हैं कि हल की प्रकृति में आपको दो चीज़ें बतानी हैं, एक तो जो हल होगा वो संगत होगा या असंगत, और देखिए आपको इसमें एक चीज़ें और बतानी है, यानी कि क्या क्या ऐड करना है यहाँ पे। एक तो फर्स्ट नंबर पे कि आपको बताना है कि क्या उसके हल अनंत होंगे, दूसरा आपको बताना है क्या उसके जो हल आएंगे वो अद्वितीय आएंगे, यानी कि सिर्फ एक ही हल आएगा उसका, उसके अलावा कोई हल नहीं होगा, और जो तीसरा है उस कंडीशन में आप बताएंगे कि उसका कोई हल विद्यमान नहीं है, यानी कि कोई हल नहीं होगा। समझे कि आपने ये संगत और असंगत को समझ लिया, आप इनसे ही आप ये शब्द भी निकाल सकेंगे आसानी से। देखिए कैसे, क्योंकि ये जो हैं वो दो सरल समीकरणें हैं। सरल समीकरणों का मतलब होता है, रैखिक समीकरणों का मतलब होता है कि यदि आप किसी ग्राफ पेपर पर किसी भी इनमें से किसी भी समीकरण का अगर एक रेखा खींचेंगे तो वो जो रेखा बनेगी वो बिल्कुल सीधी बनेगी, यानी कि वो कोई कर्व यानी कि तिरछी या फिर इस तरह से नहीं बनेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी जाएगी। ठीक है। तो ये जो सभी समीकरणें आपको दी गई हैं वो कैसी हैं, एक सरल रेखा की समीकरण है। किसकी है, सरल रेखा की समीकरणें हैं। तो अब हमें क्या समझना है
कि भाई अनंत हल होंगे वो कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे तो वो कैसे होंगे, और कोई हल नहीं होगा तो वो कैसे होगा। तो देखिए जब दो समीकरणों को एक ग्राफ पेपर पर, यानी कि ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, जब एक ग्राफ पेपर पर या ग्राफ पर हम उन दोनों समीकरणों को लेकर रेखाएं खींचेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही आरोपित होंगी। समझे कि यहाँ पे जो फर्स्ट रेखा होगी वो भी और जो दूसरी रेखा होगी वो भी एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, यानी कि उनके मान जो होंगे वो अनंत होंगे, यानी कि वो बराबर एक दूसरे को छूते हुए इस तरह से चलेंगी ग्राफ पेपर पर। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये तीनों बराबर हों तो उसके हल तो संगत होंगे, लेकिन उसके हल कितने होंगे, अनंत होंगे। समझ गए। तो आप इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि अगर ऐसी स्थिति बनती है आपकी इस समीकरण से तो कहेंगे संगत और अनंत हल होंगे। समझ में आ गया। ये जो फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपकी हो गई। एक तो संगत जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अनंत हल क्यों होंगे, क्योंकि जब इन दोनों समीकरणों से अगर हम एक ग्राफ पेपर पर सरल रेखाएं खींचते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ही जाएंगी, यानी कि वो एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा भी इसके ऊपर से ही जाएगी। इसका मतलब कि जो हल होंगे वो उसके अनंत हल होंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हो गई ये। दूसरा देखिए, यदि कंडीशन इस तरह से बनती है कि यहाँ पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2, इस कंडीशन में आप जानते हैं कि संगत होंगे, वो युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। लेकिन जो उनके हल होंगे वो कैसे होंगे वो देखिए। यदि हम इस कंडीशन में किसी ग्राफ पर यदि x अक्ष और y अक्ष पर उन सरल रेखाओं को खींचेंगे तो इस स्थिति में वो एक दूसरे को एक बार प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी कि किसी भी बिंदु पर सिर्फ एक ही बिंदु पर वो एक दूसरे को काटेंगी। हो सकता है कि वो यहाँ काटें या हो सकता है कि वो यहाँ काटें, यानी कि वो एक दूसरे को एक स्थान पर प्रतिच्छेदित करेंगी और जिस स्थान पर वो प्रतिच्छेदित करती हैं वो उसका हल होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा उस कंडीशन में जब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। देखिए मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि हो सकता है कि ये ऐसे भी हो, तो इस कंडीशन में भी उसके हल क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। यानी कि आपको तो सिर्फ ये चीज़ देखनी है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो उसके हल अद्वितीय होंगे और संगत होगा, क्योंकि इन दोनों में ये जो चीज़ है वो इक्वल आती है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मैंने आपको ये याद रखने के लिए बताया कि तीनों बराबर भी होंगे और तीनों नॉट इक्वल भी होंगे, तो दोनों संगत होते हैं। समझ में आ गया। इसका ग्राफ समझ में आ गया कि इसके संगत हल होंगे और अनंत हल होंगे। कैसे, इसके क्या होंगे कि संगत होंगे और अद्वितीय होंगे। क्या होंगे, संगत और अद्वितीय, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही हल होगा। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही हल होगा। ये दोनों बातें समझ में आ गई इससे। अब देखिए थर्ड नंबर पे आप इसे जानते हैं कि यदि ये दो बराबर है और ये बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में जो युग्म होगा वो असंगत होगा। लेकिन अब क्या वो अनंत हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, वो कैसे, उसे समझिए। देखिए यदि इन दोनों सरल रेखाओं से, यानी कि दो इन रेखिक समीकरणों से अगर किसी ग्राफ पर, अगर हम किसी ग्राफ पेपर पर, ये हो गया आपका x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष, यदि इस पर इन सरल रेखाओं को खींचेंगे अगर हम, तो वो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। वो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर आएंगी, और जब समांतर आएंगी तो इसका मतलब कि वो एक दूसरे से कहीं पर भी, एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, कहीं पर भी काटेंगी नहीं, तो उनका कोई हल नहीं आएगा।
समझ गए। ये ऐसे भी हो सकती हैं या हो सकता है कि वो इस कंडीशन में भी हों कि वो ऐसे जा रही हों, लेकिन इस कंडीशन में जब होंगी तो उनके हल कभी नहीं आएंगे, यानी कि वो कोई हल नहीं देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जब आपको इस तरह की कंडीशन दी गई हो तो आप कहेंगे कि हल की प्रकृति असंगत और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे ढंग से अब समझ में आ गया होगा कि अगर हमें हमसे पूछा जाए कि भाई इस कंडीशन में उसके हल की प्रकृति कैसी होगी, तो उस कंडीशन में उसका कोई हल नहीं होगा और वो असंगत हल होंगे। ठीक है, दूसरी होगा कि भाई उसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई उसका हल की प्रकृति कैसी होगी, अद्वितीय होगी और संगत हल होंगे। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि उसके अनंत हल होंगे और जो युग्म होगा वो संगत होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों को सोल्व करना शुरू करते हैं कि अब देखिए आसानी से आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे कि ये आपको दो समीकरणें दी गई हैं, इसे हम लिख लेंगे x + y बराबर 3 और दूसरी जो समीकरण है वो है 3x - 2y बराबर 4। इन दोनों समीकरणों को लिखने के बाद हम किसी भी एक चर राशि को एक तरफ रखेंगे, चाहे हम y को रख लें या हम x को रख लें। यानी कि हम उसे कैसे रख सकते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे इसे सिर्फ x को रखते हैं तो इसको हम पक्षांतरित कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा x बराबर 3, तो ऐसे कैसे, और ये y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कि हमें या तो y को इधर रख लेना है या x को इधर रख लेना है, बाकी राशियों को पक्षांतरित कर देना है। अब इससे क्या होगा कि इससे हमें एक टेबल बनानी है, एक तालिका बनानी है x और y के मानों की, यानी कि हम क्या बनाएंगे, x और y के मानों की एक तालिका यानी कि एक टेबल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे x का मान रखेंगे और दूसरा बनाएंगे y का मान। इस तरह से एक टेबल, एक तालिका बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि हम यहाँ पे हम ये अपने दिमाग से सोचेंगे कि हम यहाँ पे y का मान क्या कोई भी रखें तो x का मान क्या आएगा। देखिए यदि हम यहाँ पे x का मान y का मान अगर हम 0 ले लेते हैं, अगर हम y का मान यहाँ 0 लेते हैं तो देखिए x का मान कितना आएगा। जब 0 ले लिया तो x बराबर कितना बच गया, 3। तो इसे क्या लिखेंगे कि जब हमने अगर x का मान y का मान अगर हमने 0 लिया तो हमारे पास x का मान क्या आया, 3। कर लेंगे, ये कैलकुलेशन साधारण सी कैलकुलेशन है, आप बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे करके बताऊं कि यदि आपने यहाँ पे y की जगह 0 रख लिया तो ये 0 हो गया, तो x बराबर कितना आया, 3। अब देखिए दूसरा क्या होगा कि यदि हम y के जगह 1 रख लें, y की जगह अगर हम 1 रखें तो x का मान कितना आ जाएगा कि y में से इस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ये तालिका बन गई। और यदि देखिए एक बार और करना चाहें हम कि यदि हम यहाँ पे y के जगह मान रखें 2, तो 3 में से जब 2 जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। यानी कि जब y का मान हमने 2 रखा तो x का मान कितना आया, 1 आया। समझ में आ गया कि हम इस समीकरण से एक तालिका बनाएंगे और इस दूसरी समीकरण से भी एक टेबल बना लेंगे। देखिए इससे कैसे बनाएंगे कि या तो इसे हम यहाँ रखें या इसे रखें। तो देखिए ये तो माइनस की राशि है, तो हम कोशिश करेंगे कि इधर जो रखेंगे वो पॉजिटिव राशि रखें, यानी कि धनात्मक रखें। तो अब इसका क्या करेंगे हम कि यहाँ पे इसे पक्षांतरित कर देंगे, तो हमारे पास 3x बच जाएगा। 3x बराबर यहाँ पे 4 था और ये -2y इधर जाएगा तो प्लस के 2y हो जाएंगे। अब देखिए हमें तो सिर्फ और सिर्फ x या y को रखना था, तो ये 3 गुणा में है तो हम इसका भी पक्षांतरण करेंगे, यानी कि ये इसके साथ गुणा में हो जाएगा। तो हमारे पास x का क्या मान आया, x का मान आया 4 + 2y और ये जो है 3 इसके भाग में चला जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो जो हमारी दूसरी तालिका बनेगी वो कैसी बनेगी, देखिए
कि ऊपर तो हम रख लेते हैं x के मान और नीचे रख लेते हैं y के मान। ठीक है, चाहे तो आप सिर्फ 2 ही मान निकाल लीजिए, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, चाहे तो 3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें x का मान चाहिए तो हम यहाँ पे y का मान रखेंगे। देखिए मान ऐसा रखें हम कि पूरा पूरा मान आ जाए। यदि हम y का मान 0 रखते हैं, यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो देखिए ये 0 हो जाएगा और 4/3 x का मान आएगा। तो हम कोशिश ऐसा करें कि पूर्णांकों में आपका आंसर आए। यदि हम यहाँ पे देखिए 1 रखते हैं, y का मान अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 2 और 4 कितना होगा 6, 6 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने y बराबर 1 रखा तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा 2 × 1 यानी कि 2, 2 + 2 यानी 4 और 2 + 4 यानी कि 6 और 6 में जब 3 का भाग देंगे तो 2, यानी कि x का भाग मान तो हमारे पास 2 आया इस टेबल में और y का मान कितना आया 1। अब एक बिंदु और निकाल लीजिए आप। यदि हम यहाँ पे देखिए 2 रखें तो 4 होगा, यदि हम इसका मान 2 रखें तो 4 होगा, लेकिन 4 और 4 8 होगा, तो 8 में जब 3 का भाग देंगे तो पूर्णांक को भी नहीं आएगा। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे 3 रखें तो भी नहीं आएगा 4, तो हम देखिए माइनस में मान रख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि माइनस में मान रख लेते हैं। यदि हम इसका मान -2 रख लें, यदि देखिए हम अगर 4 + 2 और -2 रख लें तो देखिए इसका मान कितना आएगा, इसको उससे गुणा करेंगे तो -4 हो जाएंगे और ये +4 हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा और 0 में जब 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तो देखिए जब हमने y का मान -2 रखा, जब हमने y का मान -2 रखा तो x का मान आपके पास कितना आया 0। ठीक है, ये टेबल बना ली हमने 2। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफ पेपर पर इनको अंकित कर देना है। x की जगह 3 और y की जगह 0 लेके, x की जगह 2 और y 1 लेके। तो देखिए हम ग्राफ पेपर पर इसे नोट करते हैं कि माना कि ये एक आपको ग्राफ पेपर दिया गया है। ठीक है, ये एक कोई ग्राफ पेपर है। यह अक्ष कौन सा होता है, x अक्ष होता है, और ये कौन सा होता है y अक्ष होता है, ये होता है y अक्ष। ठीक है, ग्राफ पेपर में देखिए आप देखेंगे ग्राफ पेपर में आपको ये ऐसे बड़ी बड़ी लाइनें यानी कि बॉक्स या खाने बने हुए दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, दोनों साइड में ऐसे ही बॉक्स या खाने आपको बने हुए दिखाई देंगे, बराबर दूरी पर, समान दूरी पर वो आपको ऐसे दिखाई देंगे ग्राफ पेपर पर। तो आप क्या करेंगे कि उसमें पैमाना लिखेंगे, यानी कि पैमाने का मतलब होता है कि हम एक खाने यानी कि 1 सेंटीमीटर, इस खाने को क्या कहा जाता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ेगा। इधर से x का मान क्या होगा माइनस में होगा, यानी कि -1 -2 -3 -4 इस तरह से चलेगा ये। ठीक है, इसी तरीके से आप इधर देखेंगे तो जो y का मान जो ऊपर की तरफ होता है वो धनात्मक होता है, यानी कि 1 2 3 4 और 5। और इसी तरीके से जो ग्राफ पेपर में नीचे वाला जो y का मान चलेगा वो -1 -2 -3 -4 और -5। ये आपके पास एक ग्राफ पेपर तैयार हो गया। तो देखिए आप क्या करेंगे कि वहाँ पे एक तो पैमाना लिखेंगे सबसे पहले तो, कि भाई आपने ये जो इकाइयाँ ली हैं 1 2 3 ये किस रूप में ली हैं, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे स्केल यानी कि जो पैमाना होता है उसे लिखेंगे ग्राफ पेपर के किसी भी एक तरफ। आप उसे लिखेंगे कि पैमाना हमने जो लिया है वो कैसे लिया है कि 1 सेंटीमीटर, वो जो बॉक्स होता है उसकी जो चौड़ाई कही जाती है वो 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई।
यानी कि एक एक बढ़ रहे हैं हम, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो उसे का जो पैमाना हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। या फिर शुद्ध इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक बड़ा खाना बराबर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है, कि एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये आपने उसका पैमाना वहाँ लिख देना है। अब आपको सिर्फ ये मान यहाँ पे रखने हैं। तो देखिए हम ये मान यहाँ पे रख लेते हैं कि जो x का मान है 3 और y का मान 0। x का मान तो 3 और y का मान 0, यानी कि यहाँ पे x का मान 3 होगा और y का मान इस पे प्रत्येक इस अक्ष पर उसका मान 0 होता है। इसका मतलब कि हमें कहाँ लेना होगा, इस बिंदु पर। इसे आप ऐसे गोला कर दीजिए और इसे आप जो आपका जो पॉइंट बना है 3 0, यानी कि पहले तो हम x लिखेंगे और फिर लिखेंगे 0, इसे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या था, x का मान तो 2 और y का मान 1, यानी कि x का जो मान है वो तो 2 है और जो y का मान है वो आपका है 1, यानी कि वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये तो 2 हो गया और ये आ गया 1, यानी कि यहाँ पे ये दोनों बिंदु जहाँ पे मिलेंगे वो उस बिंदु को हम इसे डिनोट कर देंगे। और 2 और 1 जो इसके बिंदु होंगे वो क्या होंगे, 2 और 1। समझ में आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इन मानों को आप पे उन बिंदु पे आपको रखना है, जैसे कि हमने निर्देशांक ज्योमेट्री में बिंदु लिखे थे वही, ठीक है। पहले x का मान लिखेंगे और फिर y का। अब देखिए इन दो बिंदुओं से जब आप स्केल से एक रेखा खींचेंगे तो ये एक सीधी रेखा जाएगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये रेखा ऐसे सीधी जाएगी, ये रेखा एक बार ऐसे बिल्कुल सीधी जाएगी। समझ में आ गया कि आपको उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। और ये जो रेखा हमने बनाई थी ये कौन सी बनाई हमने, x + y बराबर 3 की। तो इसे यहाँ पे आप लिख दें कि ये जो रेखा है वो कौन सी है, x + y बराबर 3। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरी जो रेखा हमने जो दूसरी जो रेखा थी, यानी कि दूसरा जो हमें रैखिक समीकरण दिया गया है उसकी रेखा सरल रेखा कैसी बनेगी। x का मान तो 2 है, y का मान 1 है। x का जो मान है वो मान तो दिया गया है 2 और y का मान 1। x का मान 2 और y का मान 1, यानी कि यही दिया है, यानी कि यही बिंदु हमारा आ गया। x की जगह 2 है और y का मान 1 है, यानी कि सेम वही 2 और 1, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि x का मान तो 0 और y का मान -2, यानी कि y का मान -2 कहाँ है, यहाँ पे y का मान -2 यहाँ पे है और x का मान इसके प्रत्येक बिंदु पे 0 होगा, तो यानी कि x का मान तो 0 और y का मान 2 इस बिंदु पे होगा। इसे क्या लिखेंगे हम, 0 और -2, 0 और -2 ये बिंदु होगा। अब क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से, यानी कि जो आपके पास स्केल होता है उससे हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे। तो देखिए ये रेखा इस तरह से जाएगी, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सीधे, और ये रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी, यानी कि इसके जो हल हैं वो इस बिंदु के हल होंगे। ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वही इसके हल होंगे और इसके अद्वितीय हल होंगे, यानी कि इसके अलावा वो कहीं पे भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो इस बिंदु पे उसके हल होंगे। अभी इसे आप चेक कर लेंगे कि देखिए ग्राफ पेपर में ये तो आ रहा है 2 और ये आ रहा है 1, यानी कि जो x का जो मान है वो तो कितना है 2 और जो y का मान है वो कितना आ रहा है 1। तो आप वहाँ पे लिख देंगे कि ग्राफ पेपर पर, और इसको समीकरण का नाम भी दे देंगे, जो समीकरण आपने यहाँ पे लिखी है कि इसे 3x और -2y बराबर 4, ठीक है। ये काम हमने ग्राफ पेपर पे कर दिया है। अब वहाँ पे आप लिख देंगे कि भाई इन समीकरणों से ग्राफ पेपर पर सरल रेखाएं खींचने पर वो एक दूसरे को इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, x का मान तो कितना है यहाँ पे 2 और y का मान कितना है 1, यानी कि x का मान जो आया इन समीकरणों से क्या आएगा, x बराबर तो आया हमारा 2 और जो y बराबर आया वो मान आया 1, कि प्रतिच्छेद करने पर इस बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि 2 और 1 पर। यही इसके आंसर हो जाएंगे। और हल कैसे होंगे इस कंडीशन में, जब मैंने आपको बताया था कि जब एक दूसरे को एक ही स्थान पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो अद्वितीय हल होंगे,
द्वितीय हल होंगे, ये उसकी प्रकृति होगी। ठीक है, समझ में आ गया आसानी से, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं, आप सिर्फ अगर उन्हें समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद ही आसान और इजी हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में देखिए 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसका एक क्वेश्चन हम कोई और कर लेते हैं, बाकी दोनों क्वेश्चन आप करके देखिएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन हम और करते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं हम। अब देखिए हमें इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि जो तीसरा क्वेश्चन है उसे हम सोल्व करते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, फिर आप आसानी से इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस कर सकेंगे। ठीक है, तो क्या होता है इसका तरीका कि वही हम समीकरण पहले लिख लेंगे कि क्या दिया गया आपको कि x + y = 5 और जो दूसरी समीकरण दी गई है वो है 2x + 2y = 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम या तो x का मान रख लें या y का। तो देखिए पहले हमने x का लिया था, अब यहाँ पे हम y ले लेते हैं। तो अगर हम y को इधर रखें तो x इधर चला जाएगा, यानी कि y = 5 माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x। देखिए आप जो चाहें वो ले सकते हैं, चाहे x को सेफ रख लें या y को सेफ रख लें। ठीक है, अगर दोनों एक प्लस और एक माइनस का है तो कोशिश करें कि प्लस वाला रख लें ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो हमने इसे यहाँ रख लिया। अब अगला काम क्या होगा कि हम एक इससे टेबल बनाएंगे, यानी कि एक तालिका बनाएंगे। तो देखिए बिल्कुल जो तालिका या जो टेबल बनती है वो बिल्कुल साधारण तरीके से आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन से बन जाती है, आपको उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम में जब आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो आपको उसमें ग्राफ दे दिया जाएगा और आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो पेपर पे करेंगे, और जो आप रेखा खींचेंगे, जो सरल रेखा खींचेंगे तो वो कहाँ पे, उस ग्राफ पे बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं x और यहाँ पे हमने लिख लिया y। अब देखिए इसके दो मान निकाल लेते हैं सिर्फ कि देखिए यदि हम यहाँ पे x का मान 0 रख दें, यदि हम यहाँ पे x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, 5। ठीक है, यदि हम x का मान 3 रख लें, यदि हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो देखिए यदि हम x का मान यहाँ पे रख लेते हैं 2 तो y का मान हमारे पास कितना बचेगा, 3। समझ रहे हैं ना आप इसको? देखिए समझ, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि हमने यहाँ पे x का मान 0 रखा तो 5 में से 0 जाएगा तो y का मान कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यदि हमने y का मान जो मर्जी आप रखें, लेकिन तो कोशिश करेंगे पूर्णांकों में आए, तो हमने जब y का मान x का मान 2 रखा तो हमारे पास y का मान जब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो y का मान 3 आएगा। टेबल बन गई है। अब इसी तरीके से इसकी बना लेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए तो आसान रहेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी। जैसे कि 2 का भाग तीनों में जा रहा है तो आप इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि x + y = 5। ये दोनों समीकरणें सेम होंगी। ठीक है, अगर आप इसे ऐसा करेंगे तो देखिए क्या करेंगे कि 2x को आप यहाँ पे रख लेंगे, या मान लीजिए आपने 2y को यहाँ रख लिया, और फिर क्या करेंगे कि फिर आप इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 10 - 2x बचेगा, 10 - 2x बचेगा। फिर आप इसका भाग देंगे तो वही बात है कि कैलकुलेशन आपकी ये बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप जब आप तीनों इसमें कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 इसमें कॉमन आ रहा है, या तो आप क्या करेंगे कि 2 का भाग इन तीनों में जब राशियों में जा रहा है तो दे देंगे, तीनों में भाग देने पे ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ y माना है तो आप यहाँ पे x भी मान सकते हो, y भी, दोनों ही सेफ रख, दोनों में से जो मर्जी सेफ रख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपने जिसको सेफ लिया है उसको वहाँ पे भी सेफ लेना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने y को सेफ कर लिया, तो यहाँ पे भी देखिए हम y को कर लेते हैं, चाहे तो आप x को भी सेफ रख सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 और माइनस, देखिए जो x है वो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -x में बदल जाएगा। अब इसकी हम दूसरी टेबल बना लेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने इस पहली वाली बनाई है कि यहाँ पे तो x का मान रखेंगे और यहाँ पे y का मान रखेंगे। ठीक है, x के लिए देखिए यदि हम x का मान यहाँ पे 0 लेते हैं तो वही y का मान कितना आता है, 5 आता है, यानी कि सेम मान आ रहे हैं।
यदि हम देखिए x का मान 0 लें, x का मान अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो y का मान कितना आता है, 5 आता है। दूसरा देखिए यहाँ पे हमने 2 लिया था, यदि हम y का मान 3 ले, x का मान 3 लें तो x 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, y का मान कितना आएगा, 2। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए एक बिंदु अगर हम और लेके देखें कि यदि हमने x का मान यहाँ पे 2 ही लिया होता, यदि x का मान हमने 2 ही लिया होता तो y का मान हमारा कितना आता, 2 माइनस करने पे 3 आता। तो आप देखिए एक चीज़ समझ रहे होंगे कि जब दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब कि जो रेखा बनेगी ग्राफ पे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बनने वाली है। समझ रहे हैं आप कि जब x y के मान सेम चल रहे हैं, यानी कि 0 5 है, यहाँ पे भी 0 5 है, 2 3 यहाँ पे भी है तो 2 3 यहाँ पे भी आएगा। और यदि हम यहाँ पे भी x का मान 3 लेते तो y का मान 2 ही आता। तो इसका मतलब कि जो रेखा बनेगी ग्राफ में वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बनेगी। और उस कंडीशन में उसके क्या होंगे, मैंने आपको बताया था कि जब अगर 2 रेखाएँ एक दूसरे पर बराबर चल रही हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पे अनंत हल होंगे। ये उसकी प्रकृति की हल की प्रकृति हो जाएगी। देखिए हम ग्राफ पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाए। बिल्कुल साधारण सी बातें हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बातें या कुछ बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कि देखिए ये हो गया एक्स अक्ष, ये आपको ग्राफ दे दिया गया है, ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ होता है मूल बिंदु, यानी कि यहाँ पे x और y के मान हमेशा 0 होते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप उसमें पैमाना ले लेंगे। पैमाना वही लेंगे कि 1 इकाई बराबर, कि आप कोशिश करिए कि ऐसे चलिए उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने अंक लिखिए जितने आपको ज़रूरत होती है। वहाँ पे जनरली 5 की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे 5 6 तक अंक लिख लीजिएगा, 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ मिल गया है। वहाँ पे आप इकाई पैमाना रखेंगे, पैमाना आप यहाँ पे लिख लीजिए चाहे यहाँ लिख लीजिए। तो जैसे कि जो स्केल बनाएंगे वो क्या होगा कि पैमाना बराबर, यानी कि जो स्केल हमने लिया है ग्राफ पे वो क्या लिया है कि पैमाना हम ले लेते हैं कि एक जो बॉक्स होता है, यानी कि जो एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे धनात्मक होता है y का मान, यानी कि 1 2 3 4 5। इसी तरीके से यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये आप ग्राफ में लिख लेंगे। और ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, पैमाना हमने माना है कि भाई जो एक बड़ा खाना, या फिर आप उसे कहेंगे एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, इसे 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हमने पैमाने में माना है, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप 1 1 1 चल रहे हैं। चाहे तो आप 2 2 से भी चल सकते हैं, तो वहाँ लिखेंगे कि भाई 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हमने माना है। ठीक है, समझ गए। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है कि एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये आपको पैमाना उसमें लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो ये रेखा आई है उसे उस पर अंकित कर देंगे कि x का मान 0 लेंगे, y का मान 5 लेंगे। x का मान देखिए 0 ले लिया हमने और y का मान 5 लिया है, धनात्मक है, यानी कि वो यहाँ पे आएगा। x का मान तो इस पे 0 रहता है और y का मान हमें 5। तो इस बिंदु को देखिए लिख दीजिए कि x का मान, तो पहले x का मान लिखते हैं 0 और उसके बाद y का मान यानी कि 5। ठीक है, वहाँ बिंदु लगा के और आप ऐसे गोला बना दीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा देखिए 2 और 3, x का मान तो 2 है और y का मान 3 है, यानी कि वो आएगा यहाँ पे। x का मान यहाँ आ गया और y का मान ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसे भी हमने ऐसे गोला बना दिया और इस बिंदु को भी लिख दिया 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, ये तो हो गई एक रेखा, यानी कि हम इस रेखा को अगर स्केल से खींचेंगे तो ये रेखा बिल्कुल सीधे ऐसे जाएगी। अब यदि देखिए दूसरी जो आपको समीकरण दी गई है उससे देखिए, वही x का मान 0 5 है, तो x का मान 0 5 तो यहीं पे होगा,
यानी कि ये बिंदु ही 0,5 होगा, y के लिए भी दूसरी जो रेखा उसके लिए भी 0,5 होगा, यानी कि x का मान तो 0 है, y का मान 5 है। इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पे 3 और 2 रखा था, 3 और 2 यानी कि x का मान तो 3 और y का मान कितना 2, यानी कि ये कहाँ जाके मिलेगा, ये देखिए ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, यानी कि इस बिंदु पे जाके मिलेगा। ठीक है, यानी कि उसी रेखा पे जाके मिल रहा है। इसीलिए क्या लिखेंगे, 3, x की जगह 3 और y की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब हम रेखा खींचते यहाँ से तो उसी बिंदु पे रेखा खींचती, और हमने एक चेक करने के लिए लिया था 2 और 3, तो इसका मतलब कि 2 और 3 तो वही है। तो आप देखेंगे कि जो दोनों रेखाएं, दोनों समीकरणों से जो दोनों सरल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही अध्यारोपित हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही जा रही हैं। और जब वो एक दूसरे को ढके हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हैं, तो उसके जो हल होंगे वो मैंने आपको बताए थे कि हल की प्रकृति क्या होगी, अनंत होगी, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। इसे लिख दीजिए कि जो प्रकृति लिखेंगे आप उसकी, कि हमने जब इसका ये काम करने के बाद में दोनों रेखाओं को आपस में ग्राफ पेपर पर खींचा तो वो एक दूसरे से ढक रही हैं, यानी कि कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं। इसलिए इस कंडीशन में इसके अनंत हल होंगे, और यही आपको इस क्वेश्चन में करना था, यही आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने x और y के मान समीकरणों को हल करके नहीं निकाले हैं, हमने यहाँ पे ग्राफ से निकाले हैं, और यही हमें कहा गया था कि भाई ग्राफिक विधि से आप इसके हल निकालिए। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 था उसके 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे ढंग से वो क्वेश्चंस समझ आ गए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आपके 2nd और 4th बचे हैं आप सेम ऐसे ही कर लेंगे, उन समीकरणों को लिखेंगे, उनसे x और y के मानों की तालिका बना लेंगे और ग्राफ पेपर पर आप उन्हें अंकित करेंगे। तो जो रेखाएँ होंगी वो या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, या एक दूसरे पे अध्यारोपित होंगी, या एक दूसरे के ऊपर होंगी, या फिर वो एक दूसरे के समांतर भी हो सकती हैं, यानी कि या फिर वो एक दूसरे के इस तरह से समांतर भी जाएंगी, एक रेखा उधर जाएगी एक रेखा इधर जाएगी, तो ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बराबर, यानी कि वो कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो उनका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 4th। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।